देश को सच में विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले 15% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा। अगर सच में विश्व गुरु बनाने का मकसद होता, जो कि एनईपी में लिखा गया है, तो वो नहीं होता जो उसमें हुआ है। आप उस चैप्टर को पढ़िए, ये वो चैप्टर है जहां भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही गई है। उस चैप्टर में भारतीय यूनिवर्सिटियों को विदेश में खोले जाने का कोई रोड मैप नहीं है। उल्टे उसी चैप्टर में विदेशी यूनिवर्सिटीज को बाहर से यहां लाने की बात। तो हम विश्व गुरु बनने वाले हैं या विश्व दास बनने वाले, नए एकलव्य बनने वाले हैं, या सच में एक बुद्धिजीवी वर्ग बनने वाले हैं, ये आप इस बात से समझ सकते हैं। जो क्रिटिकल थॉट उसे शिक्षा से गायब कर रही है, करने की कोशिश कर रही है लगातार। अब एनसीईआरटी के सिलेबस डिलीशंस की कहानी पढ़ लीजिए, और यूनिवर्सिटी में जिस तरह से नई सिलेबस में पुराने क्रिटिकल थॉट्स को डिलीट किया जा रहा है, और खास तौर से जो दलित आदिवासी क्रिटिकल थिंकर्स थे उनके चैप्टर्स को गायब किया जा रहा है, और फेमिनिस्ट थिंकर्स को गायब किया जा रहा है। जो सेक्युलरिज्म की बात करने वाले क्रिटिकल थिंकर्स थे, माइनॉरिटीज की बात करें, उनको गायब किया जा रहा है। इकबाल को गायब कर दिया, बताइए, इकबाल को गायब कर दिया। सारे जहां से अच्छा को का गुणगान करने की बजाय उसके रचयिता को भी करिकुलम से गायब। स्कूल लेवल पे परख नाम की एक संस्था होगी जो तीसरी क्लास से जो नॉन बोर्ड एग्जाम सबको कोऑर्डिनेट करेगी ऑल इंडिया लेवल। बताइए, टीचर करेगा कि, और वो भी कौन सी, आउटसोर्स यानी प्राइवेट वाली, वो कोऑर्डिनेट करेगी परख। फिर सेंट्रलाइज एडमिशन टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटीज, फिर जी, फिर एनईटी, सब चला लिया, और फिर नेट और वो सब अब उसको वो दे दिया, सीबीएसई को दे दिया। ये बड़े बड़े शहरों के और पैसे वाले लोगों की जगह बनती जा रही है। देखिए क्या एडमिशन टेस्ट है जो कंप्यूटर पे होता है। उस देश में जब कंप्यूटर लिटरेसी बहुत कम है, 5-6%, वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और कितना जबरदस्त, नहीं केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सब जगह हायर एजुकेशन में जो एडमिशन होते हैं सीयूईटी के थ्रू, वो केवल सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस पे आधारित है, जो केवल 16% स्कूलों में फॉलो होता है। यानी बाकी के बच्चों को आपने पहले ही बाहर कर दिया। और दिल्ली की बात नहीं है, देश के बाकी इलाकों में तो दरअसल सीबीएसई केवल अलीट प्राइवेट स्कूल में फॉलो होता है, उन सबको पहले ही गायब कर दिया। इसलिए हम सेंट्रलाइजेशन का विरोध करते हैं। कि पिछले 5 साल में जितना एजुकेशन पे खर्च किया गया है, उससे ज्यादा कॉर्पोरेट एग्जम्पशंस के रूप में गवर्नमेंट ने वेवर की, और जो खर्च किया है वो एसेंशियली एजुकेशन सेस के नाम पे जो गरीब से गरीब गुरबा इस देश का देता है, उसी को एलोकेट किया है, और उसको भी खर्च नहीं किया। इसलिए हमारी ये तो साफ मांग है कि अगर इस देश को सच में विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले 15% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा। यह भी समझ लीजिए कि एक ऐसी सरकार, क्रूर सरकार, जो मजबूर हो गई है लोगों को जिंदा रखने के लिए 80 करोड़ फैमिलीज को आने वाले 5 सालों के लिए राशन मुफ्त देने के लिए, वो सरकार पब्लिक प्राइवेट फिलैंथ्रोपी के नाम पे शिक्षा का निजीकरण करती है अगर, तो निश्चित तौर पे वो विश्व गुरु बनाने की बात नहीं कर रही है, विश्व गुरु के सामने घुटने टेकने की बात कर रही है। अगर सच में विश्व गुरु बनाने का मकसद होता, जो कि एनईपी में लिखा गया है, तो वो नहीं होता जो उसमें हुआ है। आप उस चैप्टर को पढ़िए, ये वो चैप्टर है जहां भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही गई है। उस चैप्टर में भारतीय यूनिवर्सिटियों को विदेश में खोले जाने का कोई रोड मैप नहीं है। उल्टे उसी चैप्टर में विदेशी यूनिवर्सिटीज को बाहर से यहां लाने की बात। तो हम विश्व गुरु बनने वाले हैं या विश्व दास बनने वाले, नए एकलव्य बनने वाले हैं, या सच में एक बुद्धिजीवी वर्ग बनने वाले हैं, ये आप इस बात से समझ सकते हैं। इस आंकड़े को ध्यान रखिए, 80 करोड़ फैमिलीज को राशन देना पड़ रहा है उस देश में जहां तकरीबन 80%
स्टूडेंट उस एज वर्ग में, एजुकेशन एज वर्ग में, एजुकेशन सेक्टर से बाहर। और ये हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का खुद का आंकड़ा है, पढ़ लीजिए हायर एजुकेशन सर्वे का जो अभी 2020 का रिपोर्ट है। पिछली सरकारें नॉन प्रॉफिट मेकिंग एनजीओ को एजुकेशन में प्रमोट करने के नाम पे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे एजुकेशन सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर रही थी, अब फिलैंथ्रोपी के नाम पे कर रही है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं वहां एकेडमिक काउंसिल का मेंबर, इलेक्टेड मेंबर रहा टीचर्स की तरफ से, तो वहां वाइस चांसलर ने गोल सेट किया, हर साल 100 करोड़ रुपए परोपकारी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी करता जी, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी को दान करेंगे। ये टारगेट आने वाले 25 सालों के लिए तय किया गया था। वो अलग बात है कि हमारी जबरदस्त लड़ाई की वजह से वो अभी स्ट्रेटेजिक प्लान जो है, जिसको प्लेजराइज करके बनाया गया था, वो विड्रॉ करना पड़ा। पूरे देश में यूनिवर्सिटीज को, स्कूल्स को इस तरह से प्राइवेट कॉर्पोरेट हाथों में थोपा जा रहा है। उनकी एकेडमिक काउंसिल्स और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से रिप्लेस किया जा रहा है, जिसमें इंडस्ट्री के लोग हैं और थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं। आज की तारीख में थिंक टैंक केवल एक ही संगठन है जिसके पास थिंक करने की कैपेसिटी है, आरएसएस। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि कमर्शियलाइजेशन के साथ साथ जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है इस सरकार की शिक्षा नीति का, वो है कम्युनलाइजेशन, और उसे वो पूरा करने की पूरी जद्दोजहद करने की, हर तरह का जो क्रिटिकल थॉट उसे शिक्षा से गायब कर रही है, करने की कोशिश कर रही है लगातार। अब एनसीईआरटी के सिलेबस डिलीशंस की कहानी पढ़ लीजिए, और यूनिवर्सिटी में जिस तरह से नई सिलेबस में पुराने क्रिटिकल थॉट्स को डिलीट किया जा रहा है, और खास तौर से जो दलित आदिवासी क्रिटिकल थिंकर्स थे उनके चैप्टर्स को गायब किया जा रहा है, और फेमिनिस्ट थिंकर्स को गायब किया जा रहा है। जो सेक्युलरिज्म की बात करने वाले क्रिटिकल थिंकर्स थे, माइनॉरिटीज की बात करें, उनको गायब किया जा रहा है। इकबाल को गायब कर दिया, बताइए, इकबाल को गायब कर दिया। सारे जहां से अच्छा को का गुणगान करने की बजाय उसके रचयिता को भी करिकुलम से गायब किया। पूरे देश में ये चल रहा है, तो इसकी हमें जनता तक बात लेके जानी है। आजादी का गीत लिखना और झूठा, बिल्कुल झूठा आरोप लगा के, उसका भी इतिहास पढ़ाने का समय नहीं कि वो कैसे वो पार्टीशन के लिए जिम्मेदार थे। तो पूरा इतना रिसर्च हो चुका, उनका कोई इसमें भूमिका ही नहीं थी, पर वो बस झूठ है, उस पर कोई सुनना ही नहीं चाहता। नहीं जी, हमने फैसला कर दिया, गायब। पहले यूपीएससी के उससे गायब किया, और उसके बाद अब यूनिवर्सिटी से गायब कर रहे, स्कूल से मिटाएगा। तो कम्युनलाइजेशन, और वो इस हद तक है, और वो सेंट्रलाइजेशन से जो उसका तीसरा जो फॉल आउट हो रहा है वो है, इस हद तक है कि पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी बना देनी है, एक जैसी पॉलिसी, सब कुछ सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइजेशन आप समझ लीजिए, उसका नुकसान मैं आपको बताऊंगा, पर पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि हम तभी इसका विरोध कर पाएंगे। स्कूल लेवल पे परख नाम की एक संस्था होगी जो तीसरी क्लास से जो नॉन बोर्ड एग्जाम सबको कोऑर्डिनेट करेगी, ऑल इंडिया लेवल। बताइए, टीचर करेगा कि, और वो भी कौन सी, आउटसोर्स यानी प्राइवेट वाली, वो कोऑर्डिनेट करेगी परख। फिर सेंट्रलाइज एडमिशन टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी, फिर जी, फिर एनईटी, सब चला लिया, और फिर नेट, और वो सब अब उसको वो दे दिया, सीबीएसई को दे दिया, जो एमफिल पे को खत्म कर, पीएचडी का, एमए का, सारा सेंट्रलाइज। जबकि ये साबित हो चुका है, इतना रिसर्च हो चुका है कि जब सेंट्रलाइजेशन होता है एजुकेशन का, तो जितना स्थानीय ज्ञान है और जितनी रीजनल और लोकल भाषाएं हैं वो मरती हैं, और जो समाज की मेजॉरिटी है वो उससे गायब हो जाती है, क्योंकि वो उस ज्ञान से, उस भाषा से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाती, और कोचिंग इंडस्ट्रीज फलती हैं, और उससे क्या होता है, जो उसका पैसा दे सकता है वही शिक्षा हासिल कर पाता है, बाकी लोग उससे बाहर। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर बदल रहा है। पहले कहां के लोग आते थे, अब धीरे धीरे उसका, अब आप देख लीजिए बड़े बड़े शहरों के और पैसे वाले लोगों की जगह बनती जा रही है। देखिए क्या एडमिशन टेस्ट है जो कंप्यूटर पे होता है, उस देश में जब कंप्यूटर लिटरेसी बहुत कम है, 5-6%, वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और कितना जबरदस्त, नहीं केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सब जगह हायर एजुकेशन में एडमिशन होते हैं सीयूईटी के थ्रू, वो केवल सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस पे आधारित है, जो केवल 16% स्कूलों में
फॉलो होता है, यानी बाकी के बच्चों को आपने पहले ही बाहर कर दिया। और दिल्ली की बात नहीं है, देश के बाकी इलाकों में तो दरअसल सीबीएसई केवल एलीट प्राइवेट स्कूल में फॉलो होता है, उन सबको पहले ही गायब कर दिया। इसलिए हम सेंट्रलाइजेशन का विरोध करते हैं, कमर्शियलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। और ये सेंट्रलाइजेशन इतना घातक है, इसके उदाहरण में भी इतिहास नहीं पढ़ा हुआ, हिटलर के बारे में पढ़ लीजिएगा, पर एक उदाहरण आपको देता हूं। सारी यूनिवर्सिटीज में यूजीसी के थ्रू एक ऑर्डर आता है, विकसित भारत का वो जो सेल्फी पॉइंट बनाते हैं उसमें किसके साथ सेल्फी होती है? आज के राजा की, जो आपको प्रजा बनाने वाला है, शुरू में कहा ना। तो वो सेंट्रलाइजेशन एक घात। उसका एक आखिरी उदाहरण दूंगा। उत्तराखंड में स्कूल के टीचर्स ने, जहां चिपको आंदोलन, पर्यावरण की स्थानीय पाठ्य पुस्तकें बनाई, वहां के उदाहरण कहानियों से लेके उसको एनसीईआरटी की किताबों से रिप्लेस कर दिया। तो ये सेंट्रलाइजेशन का मामला है। फिर हम कहते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन को बैन करने की जरूरत है। लगातार ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, लगातार, कि जब तमाम कोर्सेज में सीट्स रिजर्व कैटेगरीज की खाली रह जा रही है, और उससे भी बड़ी बात यह कि इवन एजुकेशन सेक्टर में एनएफएस की पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है। सूटेबल मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को नन फाउंड सूटेबल करके निकाल दिया जाता है। एनएफएस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और अब आपने देखा उस सरकार की मंशा को जाहिर करने वाली कमेटी थी, जिसको अभी दबा दिया गया है, जिसने डी नोटिफाई करने का, रिजर्व सीट्स को डी नोटिफाई करने का के लिए रेकमेंड किया था। अभी इलेक्शन निकल जाने दीजिए, वो रिपोर्ट लागू होगी। आजकल कोई ऐसी कमेटी नहीं बनती जिसमें सरकार के लोग वो हों जो सरकार के खिलाफ बोले। तो सरकार की राय थी, पर अभी उसको विड्रॉ कर लिया। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन मस्ट बी स्टॉप, और उसके लिए जरूरी है कि सब लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक स्कॉलरशिप तो मिले ही, पर सबसे पहली कंडीशन है कि केजी से लेकर पीएचडी तक की इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन, सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, हम हिंदी में से बोलते हैं मुफ्त ही होनी चाहिए, और पूरी तरह से होनी चाहिए। इसके अलावा देश के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है इसको विश्व गुरु बनाने का। वैसे बाय द वे, हम विश्व गुरु क्यों बने? हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था अपने हिसाब से चला ना, पर आप देखिएगा कोविड के टाइम में 5 देशों ने अपनी अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की, क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशंस पर लिखी गई, केवल उनपे कुछ स्थानीय बुद्धिजीवियों से भाषा परिवर्तन करा लिया गया, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। फिर हम ये कहते हैं कि हमारा फोकस हमारी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज को और स्ट्रेंथन करने का होना चाहिए। इस हालात में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में लाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ये केवल यहाँ के लोगों को एजुकेशन लोन देने का एक जरिया है, ताकि उनको एक झुटलावा रहे, एक भ्रम रहे कि हम विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, और वो एक नए अलीटिज्म का शिकार हो जाए। जबकि विदेशी यूनिवर्सिटी में एक्चुअली जब हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो वहां के माहौल से हमें लाभ मिलता है, ना केवल वहां के टीचर से। अरे भाई, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए रतनलाल जी ज्यादा बेहतर होंगे या जर्मनी में बैठा हुआ कोई? आई डोंट। So you need to go to Hindu college rather than to Harvard. I'm very clear about it. I have rejected many offers to settle down outside for variety of reasons. But उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, मुझे मालूम है कि जो स्टूडेंट मुझे यहाँ मिलेंगे, गांव से आने वाले, जो मेरी टीचर को शेप करेंगे, वो बाहर नहीं मिलेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2015 में एक निर्णय दिया था, अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते तो सुन लीजिए। बहुत ही रेवोल्यूशनरी निर्णय था। ये कहा था कि स्टेट से किसी भी फॉर्म में बेनिफिट लेने वाला, सैलरी या परक्यूसाइट, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, ठेकेदार हो, या कर्मचारी हो, या ऑफिसर हो, वो सब स्टेट फंडेड बेसिक एजुकेशन स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे।
और उनका तर्क ये था कि अगर ऐसा होगा तभी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन लेने वाला ताकतवर तबका है, वो सरकारी स्कूल पे ध्यान देगा। और उन्होंने सरकार को 6 महीने के अंदर एफिडेविट फाइल करने को कहा था कि आप इसे लागू कर पाए या नहीं कर पाए। आज तक ना केवल उसमें कोई एफिडेविट फाइल हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हम ये कहते हैं ना केवल यूपी में, बल्कि एज ए फर्स्ट है। ये अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट तो है कॉमन एजुकेशन सिस्टम, बट एज ए फर्स्ट स्टेप एक्चुअली इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वो निर्णय एक नोटिफिकेशन के द्वारा सारे देश में लागू किया जाना चाहिए। हमारा ये भी मानना है कि अब सारे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स और टीचर्स यूनियंस के इलेक्शंस कराए जाने चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ये कहना इसलिए जरूरी है कि आज देश की तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में वो इलेक्शंस बैन कर दिए। इवन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तो जो टीचर एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी थी उसे सस्पेंड कर दिया। ये वो यूनिवर्सिटी थी जहां पहले इन्होंने दंगे करवाए और जब बाद में वहां के टीचर और स्टूडेंट ने उसका विरोध किया तो इन्होंने उस टीचर यूनियन के इलेक्शंस को ही बंद कर दिया। ये ऐसी सरकार। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको इस देश को, इस तरह की तमाम मांगे हैं, अगर आप कहेंगे तो वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे मैनिफेस्टो, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है। हमारा ये कहना है कि सारे राज्यों को अपनी एजुकेशन पॉलिसीज बनाने की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर वाले देश हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क वो फेडरल फ्रेमवर्क है। एजुकेशन एक समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का विषय है, पर धीरे धीरे केंद्र सारे विषय अपने हाथ में लिए जा रहा है, राज्यों के हाथ में कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकारों, राज्य के लोगों के लिए जरूरी है कि वो अपने अपने सरकारों पे ये दबाव डालें कि आप अगर हमसे वोट मांगने आए हो तो पहले ये सुनिश्चित करो कि आप दिल्ली से दिए हुए फरमान पे नहीं, हमारे द्वारा दिए हुए आदेश, जनादेश के आधार पर अपने राज्य की शिक्षा नीति खुद बनाओगे। ये हमारी डिमांड है। और बिल्कुल आखिर में मैं ये कहूंगा कि हम ये भी कहते हैं, इसलिए ये सबसे पहली शर्त है कि ये जो सेंट्रलाइज इम्पोजिशन है FYUP 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम केवल सालों का सवाल नहीं है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। FYUP, CUET, नीट, JEE, इस तरह की जो बायस, सोशली बायस और सेंट्रलाइजिंग एडमिशन पॉलिसीज है उनको रद्द करके राज्य स्तर पे उनको चालू किया जाना चाहिए। इन सब बातों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूं। शुक्रिया एक बार फिर से।